नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। लाठी पत्थर और जंतर मंतर, अमित शाह सब पर जवाब देने के लिए तैयार है। स्क्रिप्ट रेडी, मगर सवाल यह है, क्या विपक्ष सुनेगा? क्या राहुल गांधी मौजूद रहेंगे? सदन में गृह मंत्री के बयान की डिमांड करने वाली कांग्रेस अब नई लाइन ले आई है। आज जब सांसदों के बीच संसद के बाहर धक्का मुक्की हुई तो कांग्रेसी नेता ने आरएसएस का नाम लेकर गुस्सा दिखाया। हालांकि रांची को लेकर यही कहा गया कि वहां बात हो चुकी है। दिल्ली टू रांची, कौन घबराया हुआ है? रिपोर्ट देखिए, समझ आ जाएगा। शर्म करो अमित शाह, शर्म करो। हंगामा इसलिए नहीं बरपा कि समाधान चाहिए, मसला यह है कि बस मुद्दा नया चाहिए। संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में गुत्थम गुत्थी, बहस से भागने को लेकर हुई, मगर जो बातें पोस्टर में नहीं लिखी थी वो जुबान पर आ गई। पवन खेड़ा ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते करते अपनी नीयत जाहिर कर दी। जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं। अमित शाह साहब का स्टेटमेंट तो बहुत सुनते हैं हम। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं। तो क्या यही है संसद ना चलने देने के पीछे राहुल गांधी की वो स्ट्रैटेजी जिस पर कांग्रेसी नेता डंके की चोट के साथ अमल कर रहे हैं? और ये इत्तेफाक ही है कि अमित शाह के जवाब की मांग करने वाले राहुल खुद मंगलवार को सदन से गायब रहे। लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। राहुल गांधी जी आज केवल एक विफल नेता ही नहीं रह गए हैं, बल्कि वो देश में अराजकता और झूठ के नए पोस्टर बॉय बनकर के उभरे हैं। स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन कर? ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको बंद करिए। सूत्रों का दावा है कि अमित शाह ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और सदन में अपने दिए जाने वाले जवाब से पहले लंबी चर्चा की, मगर विपक्ष यहां भी ऐसा नैरेटिव सेट करने लगा जिसमें आक्रामकता तो थी ही, मगर सेल्फ गोल ज्यादा लगा। शोर शराबे में सरकार को हटाने के दांवपेच चलने वाला विपक्ष आरएसएस को खत्म करने की कस्में खाने लगा। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। भाग जाते हैं, संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। इनका बजा देंगे बाजा। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का असल मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाने से ज्यादा 100 साल पुराने संगठन आरएसएस को खत्म करना है? क्योंकि जो बात पवन खेड़ा ने कही वही राहुल गांधी कई मंचों से अलग अलग शब्दों के जरिए दोहरा चुके हैं। राहुल कहते हैं कि आरएसएस के विचारों से लड़ना ही मेरी राजनीतिक विचारधारा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह हैं। अभी हाल ही में राहुल जब प्रयागराज में छात्रों के बीच थे तो संघ की ये कहकर आलोचना की थी कि हर संस्था पर उन्हीं का कब्जा हो रखा है। एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है।
जब बात विचारधारा की है तो फिर रांची के छात्रों की उस भावना का क्या जिसके लिए वो बीते 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और राहुल गांधी सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि किसी भी तरह का बल प्रयोग ठीक नहीं। जंतर मंतर पर पैलेट गन चले तो मोदी और शाह के इस्तीफे की डिमांड, और रांची में टीयर गैस चले तो सिर्फ खाना पूर्ति। क्या ऐसे होती है छात्रों के हितैषी बनने की होड़? राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है। जंतर मंतर को लेकर हमदर्दी मगर रांची से दूरी, विपक्ष के इसी रवैये पर बीजेपी ने सवाल उठाए और झारखंड बंद का ऐलान कर सड़क पर उतर पड़ी। रांची में प्रशासनिक भवन के सामने टायर और बांस जलाकर सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो बोकारो में विरोध की इसी ज्वाला को छात्रों के समर्थन में जलाए रखकर सभी मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। देवघर में दुकानों के शटर डाउन करा के पुलिसिया लाठीचार्ज और टीयर गैस के खिलाफ मार्च निकाला, तो रांची में एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में विधानसभा घेराव करने निकल पड़े। वर्दी के साए में विधानसभा मार्च शुरू हुआ, मगर कुछ दूरी के बाद ही बस में बिठाकर उसे खत्म करा दिया गया। स्टूडेंट्स के समर्थन में लगातार चाहे संसद से लेकर सड़क तक जो सपोर्ट है वो हम देख रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए जो एबीवीपी के कार्यकर्ता विधानसभा तक मार्च करने के लिए निकले थे उन सबको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, और बड़ी संख्या में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर इकट्ठा थे। लेकिन अब देखिए इनको यहाँ पर जो डिटेन है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता भी, इनसे हम जानेंगे आप लोगों को अब डिटेन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? डिटेन ऐसे हेमंत सरकार जैसे बिहेव कर रहे हैं हम लोग के साथ, जैसे हम लोग यहाँ दंगा करने आए हैं। हम लोग शांति से काम कर रहे हैं, यहाँ पे शांति से आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे बिहेव कर रहे हैं। देखिए ये गुंडा है जैसे अंदर किया जा रहा है। लाठीचार्ज हुआ, क्या हम लोग आतंकवादी हैं जो हम लोग के पास लाठीचार्ज किया गया? सरकार गिरेगी अब भैया बहुत हो गई, ये तानाशाही सरकार है यार। जब हेमंत डरता है पुलिस को आगे करता है। आज हम लोग शांतिपूर्ण पे विधानसभा का घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन हेमंत सरकार डर गई है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम लोगों का अंदर करने का काम कर रही है। आंदोलनकारी छात्र कह रहे हैं कि सरकार के लिए उनकी तकलीफों की कोई तवज्जो नहीं, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग और सीजीएल परीक्षा रद्द कराने पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। हालांकि हेमंत सरकार का दावा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, जिसके लिए वो कह रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर दुनिया को दिग्भ्रमित करने वाले लोग अब छात्रों का चोला पहन रहे हैं। हेमंत सोरेन ये कहकर जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम कराने वाली टीडीपीएल कंपनी का झारखंड से कोई वास्ता नहीं। ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, टीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष। तो झारखंड में हुए पेपर लीक को लेकर भ्रम कौन फैला रहा है? सोरेन सरकार कह रही है कि 98% मांग पूरी हो चुकी है, जबकि फैक्ट यह है कि छात्रों की 9 में से 6 मांगे मानी गई। ऐसी ही दलील कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में दे रही है कि उन्होंने झारखंड के छात्रों से बातचीत कर ली है, इसलिए समस्या की कोई बात नहीं। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी रांची की फ्लाइट फिलहाल नहीं पकड़ने वाले, और जिस तरह बीजेपी उनकी गैर हाजिरी पर सवाल उठा रही है वो इशारा करता है कि अमित शाह जब संसद में बोलेंगे तो राहुल वहां भी शायद ही मौजूद रहें। दिल्ली में सदन को नहीं चलने देते क्योंकि झूठ की दुकान बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। सदन में गतिरोध जारी है और बाहर आकर केवल ये प्रदर्शन करके हेडलाइन देके चले जाते हैं। जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? संसद के मॉनसून सत्र के अब महज 2 दिन ही बचे हैं
उम्मीद है कि सार्थक बहस के बाद जरूरी बिलों पर बातचीत होगी, वरना अमित शाह और राहुल गांधी का सामना संसद से अलग शादी फंक्शन में कुछ इसी तरह से होगा, जिसमें नजरें और दूरियां बनाए रखने की भरसक कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ कौन होगा, इसके लिए आज से इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपत राय फिर से ट्रस्ट के महासचिव की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? वहीं चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार की ऑडिट रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अब सवाल है, क्या चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है? एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाते, देखिए जरा। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सड़क से संसद तक विपक्ष का हंगामा जारी है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर जो ऑडिट रिपोर्ट अब सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं। इस बीच अयोध्या राम मंदिर की सबसे नई तस्वीरें हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी इन तस्वीरों में प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। यानी चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद भक्तों के विश्वास और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को हथियार बना रही है। संसद के मॉनसून सत्र में अब तक समाजवादी पार्टी के एजेंडे पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रही है। सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग पर समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं, वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। सूत्रों की माने तो सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तब होगी जब विपक्ष संसद चलने देगा। इस बीच चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार की ओर से एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है जिससे विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त होता नजर आ रहा है। चढ़ावा चोरी के सवालों पर सरकार की ओर से बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं से मिले करीब 3300 करोड़ रुपए का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है और इसमें किसी बड़े वित्तीय घोटाले या सिस्टम स्तर की वित्तीय अनियमितता के प्रमाण नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस चोरी को लेकर विवाद खड़ा हुआ वो मुख्य खातों में नहीं बल्कि नोटों की मैनुअल छंटाई यानी मैनुअल कैश सॉर्टिंग के दौरान हुई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को मिले करीब 3300 करोड़ रुपए का बाहरी ऑडिट एमएसवी शंकर अय्यर एंड कंपनी ने किया। ऑडिट में ट्रस्ट की आय, व्यय और अहम वित्तीय लेन देन की जांच की गई। सूत्रों का दावा है कि मंदिर निर्माण और जमीन खरीद जैसे बड़े खर्चों में बैंकिंग माध्यम का इस्तेमाल किया गया और इन भुगतान में कैश से लेन देन नहीं हुआ। मंदिर निर्माण पर 1800 करोड़, जमीन खरीद में 400 करोड़ खर्च किए गए। देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा था चढ़ाव का, उस जो तमाम बातें आई, तथ्य सामने आए, तो कुछ ऐसे आरोप भी लगे। उन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे उस दिशा में वो आवश्यक कदम उठाए गए। एसआईटी का गठन हुआ और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हुई और जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनके ऊपर जो लीगल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई भी हुई। तो यकीनी तौर पे उस पर्टिकुलर मैटर में जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 3300 करोड़ रुपए का हिसाब ऑडिट में साफ है तो चोरी आखिर हुई कहां? सूत्रों के मुताबिक दान पेटियों से निकली नकदी को मशीन से गिनने से पहले हाथ से अलग अलग करने की प्रक्रिया में चोरी हुई। यानी नोटों की मैनुअल सॉर्टिंग के दौरान कुछ कर्मचारियों पर नकदी निकालने का आरोप है। कैश काउंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया में एसबीआई और सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के बीच व्यवस्था थी। हालांकि समाजवादी पार्टी इस ऑडिट रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ करोड़ों की चढ़ावा चोरी बताकर इसे इंटरनेशनल मुद्दा बता रही है।
चोरी से 1 रुपए की हुई हो या करोड़ों की हुई हो, मैं जो ऑडिट हुआ है, हम इस ऑडिट पे सवाल उठाते हैं कि ऑडिट निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, ऑडिट पारदर्शिता के साथ नहीं हुई। लेकिन हम समझते हैं कहीं ना कहीं बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है और छोटे लोगों के ऊपर दोष मढ़ करके छोटे लोगों को जिस तरीके से छोटे लोगों के ऊपर उन्होंने दोष सिद्ध करने का काम किया है। राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला केवल राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। विदेशों से लोगों ने अरबों डॉलर भेजे हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अपने आरोप हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर संत समाज के कुछ संतों का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। ऑडिट तो होती रहती है। आप हमको 500 रुपया दे दीजिए, हमसे हिसाब मांगे, हम 500 रुपये हिसाब दे देंगे। तो 200 रुपये की चाय पिए, 100 रुपये की धनिया लाए, 100 रुपये का मिर्चा लाए, 100 रुपये की जलेबी खाए, ये कोई ये थोड़ा होता है। ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है। ऑडिट में रुपयों का हिसाब दिया जा सकता है, लेकिन उन पैसों का कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इसका हिसाब देना बड़ा कठिन काम है। जैसे 800 करोड़ की जगह इन्होंने 2200 करोड़ लगा दिया, 800 करोड़ की जगह इन्होंने 2200 करोड़ लगा दिया निर्माण में। भाई आपने क्यों लगा दिया 2200 करोड़ रुपया? तो 3300 करोड़ की ऑडिट क्यों आप करा रहे हैं? मंदिर प्रशासन ने बताया था कि करीब 5700 या 5900 करोड़ रुपए इनको चढ़ावे में मिला है। तो जब 5900 करोड़ रुपए चढ़ावे मिला है तो पूरे पैसे की ऑडिट क्यों नहीं कराएगी? क्यों 3300 करोड़ की ऑडिट कराएगी? दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर एक्शन जारी है। सोमवार को कोर्ट ने गिरफ्तार 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी। अब तक आरोपितों की रिमांड 5वीं बार बढ़ाई गई है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति के लिए आज से इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। ट्रस्ट के CEO के लिए कुल 5200 आवेदन प्राप्त हुए थे। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद चयन समिति ने लगभग 55 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की थी। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 18 आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनमें सेना, शिक्षा और कॉरपोरेट जगत से जुड़े अनुभवी लोग शामिल हैं। अब आज और कल 2 दिन इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नए CEO के नाम का ऐलान हो सकता है। आप देख सकते हैं इसी रास्ते से वे लोग राम मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं और जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी इसी रास्ते से राम मंदिर के अंदर प्रवेश की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जो इंटरव्यू है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा और 2 सितंबर को जब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक है, उस बैठक के दौरान जो आधिकारिक रूप से CEO के पद पे जो चयनित होगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। इस बीच खबर यह भी है कि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले चंपत राय की ट्रस्ट में फिर से वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में VHP की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इसके अगले ही दिन अयोध्या में उनके समर्थन में संतों ने बैठक की। संतों ने भी चंपत राय को बेदाग बताते हुए दोबारा महासचिव बनाने की मांग उठाई। ज्यादातर संतों ने इसका समर्थन भी किया। वो तो शासन का मामला, शासन जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मैं सदस्य लोगों को मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या चंपत राय फिर से राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में सबसे आगे है? क्या 2 सितंबर की बैठक में भी इस पर फैसला हो सकता है? सवाल ये भी है कि अगर चंपत राय दोबारा ट्रस्ट से जुड़ते हैं तो क्या वो पुराना भरोसा कायम कर पाएंगे? इस बीच CM योगी आदित्यनाथ आस्था और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं। संत कबीर नगर से CM योगी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर बनाने की बात कही और विपक्ष पर करारा हमला बोला। आज जब हम तामेश्वर नाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो बहनों और भाइयों, ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है। भारत की विरासत का हम सम्मान करना चाहते हैं। इससे पहले पैसा था, लेकिन यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च हो जाता था। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एक नैरेटिव सेट किया, करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। हालांकि अब तक की जांच और सरकार की ओर से आई ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि इस मुद्दे को उछालकर विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहा था। क्या वो नैरेटिव अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शहर भर में 19 खूंखार आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े चेहरों का ब्यौरा मौजूद है। आखिर दिल्ली पुलिस ने अचानक ये पोस्टर चस्पा क्यों किए, देखिए। दिल्ली की सड़कों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अचानक चमके ये पोस्टर कोई आम इश्तिहार नहीं है। ये तस्वीरें उन 19 खूंखार दहशतगर्दों की हैं जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीरें और जानकारी सार्वजनिक की है। सवाल उठता है, आखिर कौन है ये 19 संदिग्ध आतंकी? इस लिस्ट में 3 प्रमुख आतंकी नेटवर्क का गठजोड़ शामिल है। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत सिंह उर्फ नीता, परमजीत सिंह पम्मा, गुरजीत सिंह बग्गा और भूपेंद्र सिंह भिंडा शामिल हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, वधावा सिंह बब्बर और पुरुषोत्तम सिंह पम्मा का नाम शामिल है। ये सभी एक्टिव मॉड्यूल और स्लीपर सेल से जुड़े चेहरे हैं। इंडियन मुजाहिदीन का शबन बीड़ी इकबाल उर्फ इकबाल भटकल, रियाज भटकल, जुनैद अहमद, मोहम्मद खालिद और मोहसिन चौधरी के भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो आतंकी हैं जो दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में हुए धमाकों के आरोपी हैं और ये आतंकी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इन पोस्टर्स में अलकायदा से जुड़ा मोहम्मद शर्जील अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद अर्शियान, मोहम्मद शहीद फैसल और मोहम्मद उमर उर्फ उमर हैदराबादी भी नजर आ रहा है। ये संदिग्ध भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के नए नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश में भी शामिल है। ये 19 आतंकवादियों के पोस्टर हैं जिसमें अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए आतंकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अलकायदा के आतंकी, बाकायदा इनके नाम और डिटेल दिए गए। इसके अलावा नीचे जो है वो नंबर भी दिए गए हैं। अगर इन आतंकियों को कोई देखता है तो इसके बारे में फौरन सूचना इस नंबर पर दिया जा सके। इतना ही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों की तस्वीरें जो है वो भी इसमें लगाई गई हैं। कई आतंकी जो हैं वो देश के बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो देश में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आतंकी साजिश रचने की कवायद करते रहते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। ये इंडिया गेट पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन सभी का मकसद देश की राजधानी में कोई बड़ी नापाक साजिश रचना या स्लीपर सेल्स की मदद से दहशत फैलाना है। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी भी नागरिक को इन 19 आतंकियों में से किसी के बारे में भी कोई भनक या जानकारी मिलती है तो वह तुरंत पुलिस के कंट्रोल रूम या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। 5 अगस्त को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कई जगहों पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट्ट के पोस्टर लगाए, जिसमें लतीफ की पूरी कुंडली और उसकी खबर देने वालों को 15 लाख के इनाम की बात भी कही गई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर साल ऐसे पोस्टर्स क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सबसे पहला मकसद पब्लिक अवेयरनेस है, आम जनता को सतर्क करना ताकि कोई संदिग्ध छिप न सके, संदिग्ध आतंकी किराए पर मकान न ले सके। दूसरा मकसद स्लीपर सेल्स पर शिकंजा कसना। जब आतंकियों के चेहरे सार्वजनिक हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी लोकेशन बदलना मुश्किल हो जाता है या लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करना लगभग असंभव हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा मकसद सुरक्षा कवच को मजबूत करना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे बड़े मौकों से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर होती हैं। एजेंसियां दिल्ली की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। ये हमारा जो 15 अगस्त का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है वो टोटल 2 तरीके से होता है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट भी है और टेक्निकल डिप्लॉयमेंट भी है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट में कई मल्टीपल एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, सीएपीएफ है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, एनजीएसजी, एनडीआरएफ, उनका डिप्लॉयमेंट रहता है। एंटी टेरर के हिसाब से कमांडोज रहते हैं, रिस्पांस टीम्स रहती है। और उसके अलावा जो टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरों का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम्स भी है लाइव मॉनिटरिंग के लिए। उसमें कई सारे कैमरों के जरूरत के मुताबिक वीडियो एनालिटिक्स एआई बेस भी लगाया गया है। राजधानी दिल्ली को ऐसे किले में बदल दिया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस अलर्ट पर है, एजेंसियां मुस्तैद हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आम जनता की भी है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखे तो देर न करें, सुरक्षा बलों को तुरंत सूचित करें। सुरक्षा केवल पुलिस का ही नहीं, हम सब का कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक बनकर आप देश को किसी बड़े हादसे से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन दिनों सवालों के घेरे में है। एक्सप्रेसवे पर कई जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के भरूच से सूरत तक के हिस्से पर बड़े पैमाने पर चल रहे पैच वर्क ने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। गांधीनगर में NHAI अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसकी आधिकारिक कंप्लीशन डेट जो है वो करीब 2.5 महीने बाद की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब सड़क अधूरी थी तो इसे करीब 1.5 महीने पहले ही ट्रैफिक के लिए क्यों खोल दिया गया? सड़क पर वाहन चल रहे हैं, ऐसे में हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? NHAI का कहना है कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सड़क पहले खोली गई, लेकिन सुरक्षा के सवाल पर अभी भी साफ तौर पर जवाब नहीं मिला। अभी हम खड़े हैं देश के सबसे बड़े और सबसे नए बने हुए दिल्ली बम्बे एक्सप्रेस वे पे, जो यहाँ पर गुजरात में से पास होता है। और अभी हम खड़े हैं भरूच से लेके सूरत के जो कीम है उसके बीच का जो रास्ता है वहां पर। आप यहाँ पर ये काम देख सकते हो। आपको लगा होगा कि ये रास्ता यहाँ पर टूटा है, लेकिन ये रास्ता एक जगह नहीं टूटा है। पूरे भरूच से लेके कीम तक टोटल 80 किलोमीटर में 40 जगह पर ये रास्ता टूट चुका है। मतलब कि जब ये पिछली बार आपने गुजरात की जो बारिश में जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ जो आपने देखी थी, वो बाढ़ के बाद ये हाईवे के ये हालात हुए हैं। और ये 80 किलोमीटर में जो टोटल 40 जगह पर ये सा टूटा है और इसका रिपेयरिंग चल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां किसी नवनिर्मित हाईवे पर गड्ढे हो गए। बिल्कुल ये पहला मामला नहीं। हाल के दिनों की अगर बात कर ले, एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और वो खबरें भी आपने देखी होंगी। चलिए आपको याद कराते हैं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का मामला हाल में बहुत सुर्खियों में रहा। आपने देखा होगा, दावा किया गया कि पहली बारिश में ही करीब 300 मीटर का हिस्सा जो है वो धंस गया। ठीक ऐसे ही आरोप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के मामले में भी लगे, जहां उद्घाटन के 3 महीने के अंदर ही हाईवे पर गड्ढे बन गए। केरलम में राष्ट्र राजमार्ग 66 भी विवादों में रहा है, जहां मल्लपुरम में करीब 250 मीटर एलिवेटेड कॉरिडोर ढह गया। अगला मामला उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे का है, जहां उन्नाव के पास कई जगह जो है सड़क धंस गई और दरार भी आ गई। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जिस 80 किलोमीटर के हिस्से को लेकर विवाद हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर मनप्रीत बाजवा ने नवभारत से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सर, ये अभी इतना कंप्लीट नहीं था। अभी इसमें 2.5 महीने और लगेंगे कंप्लीट होने में। तो ट्रैफिक क्या था, 948 पे जो रोड है उस पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर इसको जनवरी में एक इमरजेंसी के लिए खोला गया। तब से काम रूटीन में चल ही रहा है। और साथ साथ में जितने भी ये आपने देखा होगा, कहीं पे ड्रेन वर्क पेंडिंग है, कहीं कुछ शूट ड्रेन्स पेंडिंग है। तो इस टाइप के कुछ काम पेंडिंग्स हैं। एक इलेक्ट्रिकल पोल है, उसकी वजह से कुछ 5 किलोमीटर का डाइवर्जन भी हमें करना पड़ा। तो एक ये इमरजेंसी के लिए खोला गया, जिससे एक्सीडेंट जो हो रहे थे 948 पे वो काफ़ी ज़्यादा थे। अब वो काफ़ी कम हो गए हैं। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को खत्म कर सके। वैसे किसी ताकत की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान खुद ही खत्म होने वाला है और इसका पहला रुझान भी आ चुका है। बलूचिस्तान ने आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। सवाल यह है, क्या दुनिया बलूचिस्तान को अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से ही जानेगी? रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम, आसमान में लहराते गैर पाकिस्तानी झंडे और हवाओं में गूंजते आजाद बलूचिस्तान के ये बुलंद नारे।
इसे महज एक तस्वीर मत समझिए, ये जिन्ना के मुल्क के टुकड़े होने की मुनादी है। 35 साल बाद फिर एक बार पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं। बलूचिस्तान अलग देश बन चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। पाकिस्तानी शरीफ और भुट्टो खानदान के साथ आसिम मुनीर को इसी तरह लानत भेज रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े होने का मातम मना रहे हैं। और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पड़ोस के आतंकी मुल्क में 35 साल पहले का इतिहास रिपीट हो गया है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने आज यानी 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया से मांग की है कि उसे पाकिस्तान का हिस्से के बजाय एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बलूच अवाम के दिलों से अब पाकिस्तानी सेना का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान के कई शहरों में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। कई जगह पाकिस्तान के झंडे जमींदोज कर बलूचों का परचम लहराया गया। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आजादी के जश्न के मौके पर बलूचों के बड़े नेता मीर यार बलोच ने एक संदेश जारी किया जिसमें लिखा कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग हर साल 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम सिर्फ अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मनाते बल्कि दुनिया से ये भी मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। खास बात यह है कि बलूचों को आज़ादी का जश्न मनाने से रोकने के लिए आसिम मुनीर ने हर तिकड़म आजमाई। मोबाइल, इंटरनेट बंद कर दिए गए, रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई ताकि बलूचिस्तान में आज़ादी के जश्न की तस्वीर दुनिया के सामने न आ सके। लेकिन बंदूक की नोक और मुनीर के वर्दी वाले दहशतगर्दों के बूटों की सनसनाहट के बावजूद बलूचिस्तान की आज़ादी की गूंज पूरी दुनिया में साफ सुनाई दे रही है। बलूच जानते हैं, मानते हैं और समझते भी हैं कि जिन्ना के मुल्क के साथ रहने से सिर्फ जिल्लत और जुल्म ज्यादती मिलेगी। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चला रहे थे, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के वजूद में आने के 3 दिन पहले ही शुरू हो गई थी और वो तारीख थी 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत ने ब्रिटिश शासन से आजादी की घोषणा कर दी थी। बलूचिस्तान में जो मौजूदा इलाका है उसमें कलात, खरान, लासबेला और मकरन जैसी छोटी रियासतें शामिल थी। 11 अगस्त 1947 को कलात ने आज़ादी का ऐलान किया। 15 अगस्त 1947 को कलात आज़ाद रियासत बन चुकी थी। जिन्ना के बहकावे में आकर 18 मार्च 1948 को खरान, लाल बेला और मकरान ने पाकिस्तान के साथ विलय को कबूल कर लिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात पर भी जबरन कब्जा कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया 360 डिग्री घूम चुका है। पिछले साल अप्रैल में विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के सामने डींगे हाँकते हुए मुनीर ने बलूचों को चुनौती दी थी। करीब साल भर बाद बलूचिस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है और आने वाले वक्त में जिन्ना के मुल्क के कई टुकड़े होने की आशंका और प्रबल हो चुकी है। ये बात पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। पाकिस्तानी जान चुके हैं और सियासतदान मान चुके हैं कि जिन्ना के मुल्क के टुकड़े नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। ये मौलाना की तेजाबी तकरीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मौजूदा बायोडेटा है जो बता रहा है कि आतंक को पालते पोसते पाकिस्तान आज खुद टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हर सूबे में पाकिस्तान से आज़ादी की मुहिम चल रही है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में अलग पश्तूनिस्तान को लेकर आंदोलन चल रहा है। सिंध में लंबे वक्त से अलग सिंधु देश की मांग जारी है। पीओजे पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज हर आंदोलन को रोकने के लिए जुल्म ज्यादतियां करती रही हैं। बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान ने ऐसा ही सलूक किया था जिस तरह बलूचिस्तान और पीओजे में किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी खुद मान चुके हैं कि 26 में 71 रिपीट होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।